आप सुने होंगे कि अभी 8th रैंक पायल आई, पायल गुप्ता। हाँ, तो वो आई हुई है, आप लोग मिले हैं उनसे और मतलब आई हैं अभी, आप सुने जो भी बातें बोलेंगे, मतलब एकदम ग्रोथ को हमने एकदम नजदीक से देखा है पायल के। 2014 में, 2015 में, इनफैक्ट 2015 में उन्होंने क्लासेस चालू की थी, सुबह 10 बजे की बैच से। नीचे वाली क्लास में बैठती थी, फिर ऊपर बैठी। हाँ, मतलब यही जगह हुआ करता था कहीं कहीं। और सफलता एक बार में नहीं मिलती, ठीक है ना, लेकिन लगे रहने से सफलता जरूर मिलती है। इसका परफेक्ट एग्जांपल पायल है, समझ रहे हो। और हाल ही में उसने एडीआई का पोस्ट भी लिया, उसके बाद सभी 8वें रैंक पर सेलेक्ट हुई है, सुने ही हो आप लोग सब कोई। तो एकदम आपके बीच में से है एकदम। और मतलब साधारण होते हुए मेहनत करके कैसे कोई असाधारण बन सकता है, अपनी कमियों को ओवरकम करके कैसे कोई सफल हो सकता है, उसका परफेक्ट एग्जांपल है पायल। ठीक, तो मैंने बुलाया, मैं बोला पायल आए और आप लोगों को कुछ बातें बताएं ताकि आप इंस्पायर हो कम से कम, क्योंकि इंस्पिरेशन ज्यादा अच्छी चीजें होती हैं। 100 किताबों को पढ़ने से अच्छा ये होता है कि एक सफल व्यक्ति के बारे में आप सुन लें और जान लें, वो एक लाइब्रेरी के बराबर हो जाती है, समझ है ना। इससे आपको प्रयास करने के तरीके और सोचने के तरीकों में इजाफा दिखाई देगा। ठीक है, तो पायल आएंगी अभी, तो फिर ताली तो मारोगे, कैसे मारोगे? अच्छे से, खूब जोर जोर, जैसे बोलो उसमें कहो। मेरा नाम पायल गुप्ता है। अभी मेरा पीएससी में 8वां रैंक आया है। इसके पहले फूड इंस्पेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर में मेरा चयन हुआ था। मैंने अपनी स्कूलिंग मेरी सरस्वती शिशु मंदिर से हुई थी, सरायपाली से। फिर कॉलेज हुआ था जीडी रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी भिलाई। फिर एमटेक हुआ मेरा, डीमेट से किया था मैंने एमटेक। तो बात शुरू हुई थी बचपन से ही। हमारे पापा की न्यूज एजेंसी थी, तो सबने माहौल घर में ऐसा था कि किसी के पास सर्विस नहीं थी, कोई सर्विस में नहीं थे, सब बिजनेसमैन ही थे। और माहौल ऐसा था भी नहीं कि लड़कियों को आगे बढ़ाएं। पर पापा की सोच कम्प्लीटली डिफरेंट थी इन चीजों में। उन्होंने हमेशा प्रोत्साहित किया मुझे आगे बढ़ने के लिए। घर में पेपर पढ़कर, लोगों के इंटरव्यू, अफसर्स के इंटरव्यू देखकर ऐसा लगा हाँ बनना है, अपने को भी बनना है। फिर इंजीनियरिंग के बाद प्रॉपर तैयारी स्टार्ट की, पटेल ही ज्वाइन किया मैंने। फर्स्ट डे अभिजीत सर की क्लास थी, फिर दीक्षित सर की क्लास थी। यहाँ आकर एक सही मार्गदर्शन मिला कि हाँ, सिलेबस बहुत वास्ट है, आप लोग खुद जानते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़नी रहती है हम लोग को। पर यहाँ आकर पता चला क्या पढ़कर आप आगे जा सकते हैं। भटकाव से बहुत कुछ बचा जा सकता है अगर आप एक अच्छे मार्गदर्शक की निगरानी में हैं तो। फिर पहला प्री दिया। उस समय प्री होने के 1 महीने पहले ही पापा को हार्ट अटैक आया था। घर चली गई थी, काफी कुछ ऐसी हो गई थी तैयारी की, नहीं हो पाएगा क्या। पर जब वापस आई, सर लोगों ने हमेशा पूछा कि हाँ, हमेशा प्रोत्साहित किया कि नहीं, चैलेंजेस आते हैं, आप आगे बढ़िए। फिर अंडर प्रेशर काम करने का एक तरीका आ गया कि हाँ, ऐसा इतने कम दिनों में भी तैयारी की जा सकती है। फिर से लगी रही, प्री निकला, मेंस क्वालिफाई किया, पहला रैंक आया 265।
पोस्ट नहीं मिली कुछ भी। जैसा सबसे सुना था हाँ पोस्ट मिल जाएगी, तो एक हताशा हो गई थी कि हाँ मिल जाना था। उस समय कह सकते हैं कि हम उतने मैच्योर नहीं रहते, तो एक ऐसा हो जाता है नहीं यार मिल जाना था, मिल जाना था, नहीं मिली। फिर तुरंत मेंस था, तब ऐसा होता था नहीं नहीं नहीं। फिर जब मेंस का रिजल्ट आया, आज से 1 साल पहले ही आया था 14 जनवरी को, तब रैंक हो गई 395, 265 से 395। ऐसा हो गया, लोगों ने अपना रैंक चलो बना कर रखे, हमको आगे बढ़ना था, हम और पीछे चले गए, और ये चीज फिर बर्दाश्त नहीं हुई। तब समझा कि क्यों पीछे गए। तब था हमारी सोच थी कि हम पीछे गए, हम उस टाइम उतनी मेहनत और नहीं किए, मेहनत करते तो शायद अच्छा रैंक आ जाता। फिर सोचा अब नहीं, अब आगे ही बढ़ना है, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और एक रामधारी सी दिनकर जी की पंक्ति है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। यही चीज मैंने सोचा कि अब जोर लगाना ही। इतने दिनों तक बस ऐसे ही चला सब चीज, हाँ तैयारी कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं था कि हाँ अब जोर लगा कर ही करना है। फिर एक दिन सर की क्लास में पटेल सर ने कहा था कि मेंस लिखना अलग बात है और पोस्ट लेना अलग बात है। तब तब सोचा कि हाँ सही बात है, मेंस तो इतने सारे लोग लिखते हैं, पोस्ट तो 293 को ही मिली। तब सोचा कि उनको ऐसा क्या उनमें खासियत थी जो उनको पोस्ट मिली और हमको क्यों नहीं मिली। तब सोचा कि उन लोग किसी भी चीज में ऐसा नहीं करते कि ये छोड़ दो वो छोड़ दो, सारी चीजों को इक्वली पढ़ते हैं, स्ट्रैटेजी बनती है एक। उसके बाद स्ट्रैटेजी बनाई, फूड इंस्पेक्टर प्री हुआ, फूड इंस्पेक्टर का पेपर हुआ, 1 महीने बाद असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री का पेपर हुआ, फिर फिर मेंस हुआ। उसके बाद रिजल्ट आने चालू हुए। फूड इंस्पेक्टर में मेरा 15वां रैंक था, असिस्टेंट डायरेक्टर में 29वां रैंक था, और मेंस में प्री में सॉरी पीएससी में मेरा 8वां रैंक है। तो ये चीज मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि कभी भी अगर आप बिगनर हैं अगर, तो आप ये मत सोचिए कि कोई भी चीज टफ है। टफ हर चीज होती है उसको करने के पहले। जब मैं इस फील्ड में आई, मैं बहुत छोटी जगह से हूँ, वहां लोगों ने कहा पीएससी तो लोगों को उम्र निकल जाती देते देते। तब सोचा कि ऐसा हम भी ट्राई करके तो देखें, पूरी जोर लगाकर ट्राई करें एक बार। फिर रिजल्ट आते गए और प्रूव होता गया कि नहीं, अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको फल अवश्य मिलेगा। और अगर आप 2-3 साल से, जैसे मेरा हुआ 2-2.5-3 साल हो गए मुझे, तो एक ऐसा होता है कि असफलताएं जब मिलती हैं तो उसके बाद होता है नहीं यार अब छोड़ो, सब छोड़ो, नहीं आगे देखते हैं, नहीं हो रहा है दूसरे फील्ड में जाते हैं। पर एक चीज याद रखना, जितना आप आधे रास्ते से पीछे जाओगे तो आपको उतना ही टाइम लगेगा जितना आप आगे बढ़कर कुछ अचीव कर लो। तो क्यों आप पीछे जाने, आप इतना आपने टाइम इसमें इन्वेस्ट किया है, कोई वेस्ट नहीं किया है, आपने चीजें सीखी हैं, उन चीजों को और अच्छे से सीखिए और अच्छे से एग्जीक्यूट कीजिए, तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। और डरना नहीं है कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गए, एक सेचुरेशन लेवल तक तैयारी लगती ही है। एक तैयारी के बाद आप हर चीज आपको आसान लगने लगती है। और जैसा मैं यहाँ कहूँ, ये सारी बातें बोलकर ऐसा लग रहा है कि एक सागर के सामने नदी जल के विषय में बता रही हूँ। सर दीक्षित सर, अभिजीत सर, पटेल सर, तिवारी सर, इन्होंने पटेल सर स्पेशली, जब उन्होंने ऐसा भरोसा मुझ पर जताया था, यही बेंच थी जहां मैं बैठती थी, उन्होंने तू बनेगी डिप्टी कलेक्टर। मुझे खुद में भले उतना भरोसा नहीं था, किसी को नहीं होता स्टार्टिंग के दौरान, तैयारी के दौरान। उन्होंने कहा तुम बनोगी, और मुझे वो चीज प्रूव करना था कि हाँ मैं बनूंगी। अब भले अभी अकाउंट ऑफिसर है, पर एक दिन जरूर बनूंगी, ये है। अब जैसा पढ़ाई का तरीका था, सर लोगों ने जैसा बोला, आप यहाँ आते क्यों हैं, आप इसलिए आते हैं कि आपको एक बेहतरीन मार्गदर्शन मिले। और अगर आपने सब चीजें छोड़कर अगर इस इंस्टीट्यूट को चुना है, तो आपको इस पर भरोसा रहे कि हाँ जैसा सर कह रहे हैं हमको फॉलो करना है। और रिजल्ट तो आप लोग देख ही रहे हैं। हम लोगों ने ऐसा जब हमारे सामने इतने अनुभवी लोग हैं तो उनसे हमें जरूर सीखना चाहिए।
उनसे जरूर उनकी बातों को मेरे हिसाब से मानना चाहिए। आप लोगों को उनको फॉलो करना चाहिए जो आप चाहते हैं कि आपके पास हो, और वो चीज उनके पास रहती है। तभी आप समझ पाएंगे कि हाँ ये चीज उन्होंने पाई कैसे है। और पूछो ना, कुछ पूछना चाहो तो। कोई भी नया पूछो कुछ। लास्ट मोमेंट है एग्जाम के 1 महीना पहले, वही पेपर, वही सारी चीजें हैं। इन्होंने कैसे तैयारी की, कैसे, जो डर आपको लग रहा होगा वो डर इनको भी लगा होगा। पूछो ये सारी चीजें जो भी लगे आपको। कैसे पढ़ना चाहिए, क्या नोट्स पर रिलाई करना चाहिए कि और भी बुक्स पढ़नी चाहिए। जो आप पढ़ रहे हो वही सेम इन्होंने भी किया है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप पूछो जो भी आपको लगता है। माइक में बात अभी बैठे हो। पटेल की बुक से पढ़ा था मैंने, पटेल सर की बुक। हाँ, आवाज क्लियर नहीं है आपकी। तो क्या पढ़ना चाहिए इतने कम ड्यूरेशन में, आप ये पूछ रही हैं। देखिए, अभी तक आपने जितना पढ़ा है उसका रिवीजन तो बहुत जरूरी है। बिना रिवीजन के आप कोई भी चीज, वो पढ़ना वेस्ट हो जाएगा आपका। सबसे पहले रिवीजन कीजिए। और मैं सबको मतलब स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि आप लोग पेपर सॉल्व कीजिए। और पेपर सॉल्व ऐसा नहीं कि बस 4 ऑप्शन देखिए, इसमें बी हो गया, इसमें सी हो गया, ऐसा नहीं। आप एक ओएमआर शीट बनाइए, साइड में सामने टाइमर लगाइए, 1 घंटे में मुझे इतना सॉल्व करना है। और बकायदा वैसा सॉल्व कीजिए जैसा आप एग्जाम हॉल में सॉल्व करेंगे। इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? पहला तो ये कि आप 1 घंटे का प्रेशर हैंडल करना सीख जाएंगे। दूसरा ये होगा कि आप जब नए क्वेश्चन को डील करते हैं, ये चीज आपने, ऐसा नहीं है कि आप जो हमेशा पढ़ते हैं वही पेपर में आए। आपके सामने नए क्वेश्चंस रहते हैं। जब आप उन्हें डील करते हैं तो आपको, आपका सोचने का तरीका बदल जाता है और हल करने की क्षमता भी बढ़ जाती है कि हाँ, इसको इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, उस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो ये चीज आपकी अच्छी हो जाएगी। दूसरी, तीसरा ये हो जाएगा, कौन से क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करना है, कौन से क्वेश्चंस को बाद में सॉल्व करना है, ये चीजें आपकी आ जाएंगी। चौथी हो जाएंगी, हो जाएगा कि आपको, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की। जैसे कि मैथ्स में होता है, मैथ्स में जब तक आप वैसा नहीं करेंगे, आप स्पीड बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है और नए क्वेश्चंस देख के इंसान घबरा जाता है। तो मैंने ये किया था, इसलिए मैं आप लोग को कहना चाहूंगी कि आप लोग भी ये कर सकते हैं। और इसका फायदा एडीआई में मिला था मुझे। मेरी स्पीड मैथ्स में काफी बढ़ गई थी और मैथ्स के क्वेश्चन मेरे बहुत एक्यूरेट बने थे। पेपर सॉल्व कीजिए, अल्टीमेटली मैं यही कहना चाहूंगी आपको। हाँ, गुड मॉर्निंग, थैंक यू। सी सी सेट था और उसके बाद जीएस था। तो क्या स्ट्रेटेजी ऐसे रखते थे, किसी सेट के इतने क्वेश्चन बना लेते और जीएस में इतने बना लेते। अब तो चेंज हो गया है, तो उस स्ट्रेटेजी से अभी क्या करना चाहिए मैम हम लोगों को? सर बेटर तो ये होगा कि सर बहुत अच्छे से बता पाएंगे, पर मुझे जहां तक लगता है जीएस में आप अब तो फोकस करना है, स्कोरिंग वही है। तो यस मैम। तो जीएस में आप ऐसा, मेरे हिसाब से अगर मैं यहाँ होती तो अभी मैं ये करूंगी कि मैं पुराने पेपर्स देखूंगी जीएस के। और पुराने पेपर्स को आप सॉल्व कीजिए, देखिए कि उसमें किससे कहाँ पूछा है। और अभी रिसेंटली अगर पीएससी ने कोई पेपर लिए हैं तो आप उसको एनालिसिस कीजिए कि किस टॉपिक से उसने कैसे क्वेश्चंस किए हैं। उसके बाद आपको ये तो समझ में आ जाएगा। देखिए, सिलेबस बहुत बड़ा है, पर आपको जब आप एनालिसिस करेंगे ना तो समझ आ जाएगा कि चुनिंदा टॉपिक से ही क्वेश्चंस आते हैं। और हमारा मेन गोल एग्जाम निकालना है। यस मैम। अगर पढ़ना है तो हम तो डिग्री ले सकते हैं उसके यस लिए। मैम। तो एग्जाम के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए आप। और जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस उठते हैं आप उसको ज्यादा जोर देकर पढ़िए। और अभी जीएस है तो स्कोरिंग है, तो आप जीएस में ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, जितना सर बताएंगे आपको कर ले। ओके, थैंक यू।
आप लोग पूछ नहीं रहे, मैं खुद से बता देती हूँ। एग्जाम का देखिए, प्री मेंस अलग अलग नहीं होता है, ये चीज आप लोग को भी पता है। और अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हैं और बहुत कम दिन बचे हैं आपके सामने मेंस के लिए, तो बेटर होगा कि आप दोनों की तैयारी इस तरीके से करें कि आपको अभी की गई तैयारी का फायदा मेंस में मिले। और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उसके लिए कीजिए, जैसा दीक्षित सर हमेशा कहते हैं, आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। एक छोटी डायरी रख लीजिए, कॉपी रख लीजिए, या कुछ भी पेज रख लीजिए, उसमें आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। और शॉर्ट नोट्स ही होना चाहिए, पूरा लाइन लिख दिया ऐसा नहीं। आप आप प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं तो विद्युत चुंबकीय तरंग, फोटोन, बस इतना लिख लिया। और उस तरीके से आप पढ़िए। उससे आपका अभी अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो मेंस के टाइम पे क्या होगा, आप उस शॉर्ट नोट्स को पॉइंट्स उसके देखिए और उसको लिखने की कोशिश कीजिए। तो ये चीज आपकी इस टाइम तैयार हो जाएगी। और मेंस का जब एग्जाम आप देने जाते हैं तो आपके पास इतना समय नहीं रहता कि आप वो 100 शब्द के आंसर्स को पढ़ कर रिवाइज करें। ये आपका रिवीजन में बहुत अच्छा हो जाएगा इन चीजों से। और दूसरी चीज, मेंस कैसे लिखना है अगर आप पूछेंगे तो मैं कहूंगी कि देखिए, मेंस ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत आपको बहुत अच्छे शब्दों में लिखना है या बहुत ज्यादा जोर देना है। आपका सबसे बेसिक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि आंसर फ्रेमिंग आपके दिमाग में हो, और आपकी राइटिंग स्पीड बहुत अच्छी हो, क्योंकि 3 घंटे में इतने क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। राइटिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। और अगर आप किसी भी टॉपिक के बारे में सोचिए, 1857 की क्रांति है, उसके बारे में आप लिखिए मत, अभी पहले सोचिए। अगर मुझसे ये क्वेश्चन किया गया तो मैं क्या आंसर लिखूंगी या लिखूंगा। आप उसके बारे में सोचिए, उसको पॉइंट्स बनाइए और वही चीजों को शॉर्ट नोट्स में रख लीजिए आप बनाकर। उसके बाद आप रैंडमली कभी बैठ गए और उसके बारे में लिखना चालू कर दिया कि हाँ, 1857 ऐसा ऐसा है। उससे क्या होगा, आपकी चीजें हमेशा वही पॉइंट्स याद आएंगे। और जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं तो राइटिंग स्किल, आप शब्द अपने आप चुन सकते हैं। और शब्दों के साथ ऐसा है कि आप आंसर्स को, जैसा कि बहुत लोगों ने कहा कि आप अपनी वोकैबुलरी बहुत अच्छा रखिए, ऐसा बहुत, मतलब एक जनरल स्टूडेंट, हम लोग अगर देखें एवरेज स्टूडेंट हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो। और बहुत कम समय में आप इसको बहुत जल्दी डेवलप भी नहीं कर सकते। आप आंसर सिंपल रखिए, व्याकरण का सबसे बड़ा ध्यान दीजिएगा, मात्राओं का ध्यान दीजिएगा। और अपनी राइटिंग, भले राइटिंग आपकी जैसी भी ओवर खाबड़ हो, पर कोशिश ये रखिए कि आपकी कॉपी साफ दिखे एग्जामिनर को। इससे ऐसा होगा कि हाँ, आपकी राइटिंग भले कम है पर दूसरे की राइटिंग तो अच्छी है। आप कम से कम साफ दिखाएंगे कॉपी तो अच्छा इंप्रेशन जा सकता है। और एट द लास्ट आपको वही करना है अल्टीमेटली, कि एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है अपने आंसर से, अपनी राइटिंग से, आप जिस भी तरीके से आप उसको लिखते हैं। हाँ मैम, धमतरी ब्रांच बात करना चाहते हैं। जी। सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि आपको जितना टाइम मिलता है आप उसको यूटिलाइज कीजिए। अगर आपकी जॉब ऑफिस वर्क है तो आप तो डेफिनेटली वहां पढ़ सकते हैं, या आप ऐसा नोट्स बना लीजिए और उससे जाकर वहां रिवाइज कीजिए या सोचिए उस टॉपिक के बारे में। और अगर आपका फील्ड वर्क है तो सर, आजकल तो इतने साधन हो गए हैं, डिजिटल कहेंगे, आपके डिजिटल नोट्स उपलब्ध है आपके पास यूट्यूब है, बहुत सारी चीजें हैं, आप उससे पढ़ सकते हैं। हाँ। सर, मैंने नेशनल इश्यूज के लिए दृष्टि करंट अफेयर्स फॉलो किया था। और तब तो यहाँ की मुस्कान की बुक आती नहीं थी, तो मैंने छत्तीसगढ़ के लिए विकास परख फॉलो किया था। अभी यहाँ का देखा मैंने, मुझे अच्छा लगा, यहाँ पे सारी चीजें बहुत अच्छे से सर ने कवर की हैं। दृष्टि से ऐसा हुआ था कि आप अगर शुरू से उसे पढ़ते हैं तो आपका प्री मेंस इंटरव्यू सब एक साथ हो जाता है।
अगर आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो। हिस्ट्री से आप देखिए तो हमेशा ऊपर नीचे हो रहा है। अब साइंस का वेटेज ज्यादा हो गया, पहले उतना नहीं, 4-5 क्वेश्चन आ जाते थे। अब साइंस में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, साइंस और इन्वायरमेंट अगर देखें तो छत्तीसगढ़ के तो 50 क्वेश्चन है ही, उसमें आपके हर क्षेत्र से रहेंगे, कला संस्कृति नृत्य सब सारी चीजों से हैं। और हिस्ट्री से आप 5-10 क्वेश्चन इसमें मानकर चलिए। एंशियंट हिस्ट्री में अब आप देख रहे हैं पैटर्न लगभग चेंज हो रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता से अब वो शिफ्ट होकर अब वैदिक साहित्य की ओर जा रहे हैं। मतलब बहुत सारी चेंजेस आ रहे हैं अगर आप पेपर देखें तो। और संविधान के क्वेश्चंस रहते ही हैं, 10 तो रहेंगे ही। पिथौरा ब्रांच से क्वेश्चन है मैम। जी हाँ। हेलो मैम, नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। क्या पढ़ाई करके हम रट करके जैसे भी प्री और मेन तो निकाल लेंगे, लेकिन जनरली एक हवा होता है कि इंटरव्यू का, तो आपका इंटरव्यू कैसा रहा इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। सर सबसे पहले मैं कहूंगी रटी हुई चीजें आपको ज्यादा देर तक साथ नहीं दे सकती। आपको चीजों को समझना पड़ेगा, उससे आपकी प्री मेंस निकलती है। अगर ये जीके का पेपर होता तो नो डाउट आप निकाल लेते, पर ये जीएस का पेपर है, इसमें आपसे ऐसा नहीं पूछता कि यही चीज क्या है, उससे जुड़ी हुई चीजों को पूछता है। और वो आप तभी कर सकते हैं जब आप चीजों को समझा हुआ है आपने। और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस ऐसा यहाँ भी पूछा गया। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस इस बार का मेरा ठीक था। सबसे पहली बात तो वो आपसे ये चेक नहीं करते कि आपका नॉलेज कितना है, वो आपसे बस यही आपको देखना चाहते हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन के बाहर आप कैसा बिहेव कर रहे हैं। कहीं आप एरोगेंट तो नहीं हो रहे, कहीं आप ऐसा अग्रेसिव तो नहीं हो रहे, कहीं आप डर तो नहीं रहे हैं। उनका बस मेन मोटिव यही रहता है। जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप खुद को एक ऑफिसर की तरह देखें और सोचें कि मेरे सामने जनता बैठी है, मुझे उनसे कैसे उनसे बात करना। अगर ऐसा नहीं है कि जनता आपके सामने हमेशा पोलाइट रहे, कभी उग्र भी हो जाते हैं, तो आपको बहुत समझदारी से काम लेना है। और मुझे लगता है इंटरव्यूअर की भी यही डिमांड होती है, एक ऑफिसर की क्वालिटी आप में देखना चाहते हैं वो। मैम एक क्वेश्चन और है, जैसे कि एग्जाम के दौरान बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं अपन, तो उसमें अपन अपने आप को अनुकूलन कैसे बनाए हम? सर सबसे पहले तो आप डिप्रेशन के कारण देखिए कि क्यों आप इतने परेशान हो रहे हैं एग्जाम को लेकर। एक चीज हो सकती है आपकी तैयारी नहीं है, दूसरी चीज हो सकती है आप आत्मविश्वास आप में नहीं है। तो इन चीजों को आप, एग्जाम तो देना ही है ना, आप इससे भाग तो नहीं सकते, और एग्जाम देकर आपको कुछ बनना ही है, तो फिर क्यों इससे इतना डरना या परेशान होना। आप पेपर देखिए, अपनी तैयारी देखिए, मेरी तैयारी कहाँ तक हुई है। उसके बाद आप जैसा आप अगर आप चाहें तो आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन से बहुत ज्यादा फायदा होता है, एकाग्रता बहुत बढ़ जाती है। और मैं ये भी आप लोग से कहना चाहूंगी कि आप एकदम किताबी कीड़े मत बन जाइए कि बस पढ़ना ही है। मतलब थोड़ा थोड़ा लाइफ में रिलैक्स होना जरूरी है। आप 1 घंटा खुद के लिए दीजिए। और ये अगर आप सुबह करते हैं, आप मॉर्निंग वॉक कर लीजिए, कभी योगा कर लीजिए, तो ये चीजें आपको शारीरिक रूप से तो संतुलित रखेंगे ही, मानसिक रूप से भी बहुत ज्यादा संतुलन होता है। जैसे मेरा रिजल्ट आया था, अभी अभी का ही रिजल्ट देखिए आप। अभी का रिजल्ट आया, लोगों ने मुझसे कहा कि आपके चेहरे में ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको डीसी नहीं मिला तो आपको गम हो रहा हो। तो हाँ, मुझे नहीं मिला, मुझे दुख हुआ कि हाँ नहीं मिला, पर कोई बात नहीं, आगे मिल जाएगा। और ये चीज आती मेडिटेशन से, आपका जब ध्यान केंद्रित होगा तब। तो मुझे लगता है आप परेशान मत होइए, बस एग्जाम अच्छे से और अच्छे मन से दीजिए एग्जाम। पहले मेरा ऐसा था कि जैसा मैथ्स का सब कहते हैं, मैं तो मैथ्स स्टूडेंट ही थी, बैकग्राउंड ही मेरा मैथ्स था। तो मैंने मैथ्स में मैं ओवर कॉन्फिडेंस हो गई थी कि हाँ मैथ्स बन जाएगा, मुझे बाकी सब्जेक्ट में फोकस करना है। और जब वो 4 दिनों का जो एग्जाम होता है, वो आपका बौद्धिक ज्ञान नहीं परखता, वो आपका मुझे लगता है मनोवैज्ञानिक एग्जाम होता है, जिसमें आपसे ये चेक करना चाहता है कि आप 6 घंटे लिखने के बाद हर दिन कैसा परफॉर्म करते हैं। और जो वो तीसरा दिन का एग्जाम था मैथ्स का, उसमें
जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं है आप नहीं बना सकते। मैथ्स प्रैक्टिस डिमांड करता है, और मैं प्रैक्टिस नहीं करती थी, मैं देखकर चली जाती थी। ये चीज मुझसे गलती हुई थी पहले में, और दूसरे में तो कुछ थे रीजंस, नहीं पढ़ी थी मैं। फिर यही चीज मैंने अभी देखा, मैं मैथ्स में ही मार्क्स कम थे, बाकी में लोगों को जितने मिल रहे थे उतना मिला मुझे। तो अभी जब मैंने देखा मैथ्स में मुझे अपने मार्क्स बढ़ाने थे, और बाकी सब्जेक्ट में भी मुझे अपने मार्क्स बढ़ाने थे। अगर मैंने सोचा अगर मैं हर सब्जेक्ट में 10-10, 20-20 नंबर भी बढ़ाऊं तो मेरे रैंक काफी आगे आ जाएगी, ये सोचा था मैं। तो सारे सब्जेक्ट को इक्वली ध्यान दिया, और मैथ्स में जो मेरा कमजोर था वो उस पर मैंने ज्यादा फोकस किया। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि आप बस मैथ्स देखिए, स्कोरिंग है वो, हाँ स्कोरिंग है, पर जब तक अगर आप मैथ्स में ही 190 ले आए और बाकी में आपके 66 हैं तो भी कोई फायदा नहीं है। आपको सबको इक्वली ध्यान देना पड़ेगा। हम्म, हम्म। देखिए, स्मार्ट स्टडी ऐसे ही नहीं होती, स्मार्ट वर्क बोलते हैं ना, वो जब एक बार आप हार्ड वर्क कर लेते हैं उसके बाद आपको तरीके समझ में आते हैं कि अच्छा इसको ऐसे भी किया जा सकता था। और ये चीज जैसा एक तरीका मैंने बताया, जैसे वो मेरी ही तो खुद की इजाद नहीं है, जैसा मुझे सर ने बताया था कि आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, उससे एक चीज आपकी, पहला तरीका हुआ आपका शॉर्ट नोट्स बनाना। उससे क्या होगा, प्री मेंस तो आपका हो गया, साथ में रिवीजन, रिवीजन इंपॉर्टेंट है तो आप पूरी चीजें पढ़ेंगे। इससे उसके बनिस्बत आप ये पढ़िए, शॉर्ट नोट्स पढ़िए, टाइम बचा आपका। दूसरा चीज आप ये कर सकते हैं, आप किसी चीज को पढ़िए, आप आपने इसे खोला, आप इसे पढ़िए, इसके बाद इसे बंद कर दीजिए। अब सोचिए उस बारे में, बस सोचना है, सोचते रहिए कि हाँ इससे ऐसा होगा, इससे वैसा होगा। ऐसा सोचेंगे तो आपको आपका जो थिंकिंग पावर वो बढ़ेगा, सोचने की क्षमता बढ़ेगी, जो आपको मेंस में बहुत काम आएगी। और आप खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं कह रहे हैं, तो जैसे आप वॉक करने निकल गए, साथ में आप ईयरफोन तो डालते ही होंगे, गाना सुनते होंगे, इसकी जगह आप कुछ सुन लीजिए, कुछ जैसे यूट्यूब में कुछ बहुत सारे चैनल्स आ गए हैं, या सर के, आप लोग तो रिकॉर्ड भी करते हैं, सर की रिकॉर्डिंग ही सुन लीजिए। जो भी हो, मतलब ऐसा है कि एग्जाम तक, मतलब जो भी हम करें हमसे पढ़ाई जुड़ी रहे, और थोड़ी देर रिलैक्स कीजिए, मतलब 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा कम से कम आप अपने को दीजिए, और फिर पढ़ाई कीजिए। जैसा आप देखते होंगे कि हम लोग पढ़ते रहते हैं तो चीजें याद नहीं होती है, 10 मिनट की झपकी ले लीजिए, फिर उठकर याद कीजिए, वो चीजें जल्दी याद होती है। दिमाग की एक सीमा है ना, उससे ज्यादा तो वो नहीं जा सकता, तो उस सीमा के अंदर रहकर ही आप उसको बढ़ाइए, मेरे हिसाब से तो। हाँ, हाँ। और जैसा सब कहते हैं ना, जैसा अभी भी मुझसे आप लोग कहेंगे कि मैम आपके कुछ नोट्स होंगे क्या, या मैं स्ट्रिक्टली बोलूंगी मेरे नोट्स में नहीं दूंगी। क्यों नहीं दूंगी? हाँ सर, इंटरव्यू में मेरा इंटरव्यू 35 मिनट चला था, और लगभग सभी क्षेत्र से क्वेश्चन किए गए थे, क्योंकि सभी क्षेत्र के विशेषज्ञ वहां बैठे हुए थे। तो पहला मुझसे यहाँ से पूछा गया था, मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ सरायपाली से, मेरी जाति के बारे में पूछा गया था। और फिर वर्ल्ड हिस्ट्री से, दूसरे जो सर थे उन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन किया, वर्ल्ड जियोग्राफी से क्वेश्चन किया। फिर तीसरे सर थे, उन्होंने मेरी हॉबी से कुछ क्वेश्चन किए। चौथे सर ने संविधान से क्वेश्चन किया था, और पांचवें सर ने एनालिटिकल क्वेश्चन किया था। तो लगभग आपसे सभी प्रकार के क्वेश्चन किए जाते हैं वहां पर। और अगर आप जॉब में हैं तो जॉब स्पेसिफिक क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाती है। नहीं, इंटरव्यू में अगर जैसे एडीआई था, वो टेक्निकल, उसमें बैकग्राउंड ही मांगा था उन्होंने, क्योंकि वो जॉब की डिमांड थी, तो उनको लेना जरूरी था, क्वेश्चंस पूछने जरूरी थे, उन्होंने उससे थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन किया। टेक्निकल से थोड़े बहुत क्वेश्चंस होते ही हैं, अब आपकी क्वालिफिकेशन है तो वो जांच करना चाहते कि आपने उतना, उसमें आपने कैसा परफॉर्म किया।
सर कॉन्फिडेंस नहीं, सही कह रहे हैं आप। जब तक एक सफलता नहीं मिलती तब तक ऐसा होता है कि यार कुछ भी नहीं हो रहा हमारे साथ अच्छा, हमारी तैयारी। और लोग भी ऐसे होते हैं कि आपको कहेंगे कि यार तुम 2-3 साल हो गए तुमको तैयारी करते हुए, कुछ हुआ नहीं है, छोड़ दो तुम। ये नहीं। एक कविता अगर आप लोग कहें तो मैं पढ़ना चाहूंगी। ये मेरी रचना तो नहीं है पर इसने मुझे इंस्पायर किया था हमेशा। शूल पंख सब खास ही है, तूफान आना लाजमी है, रात भी लेकर अंधेरा तुझको डराए यह भी सही है। तब हौसले की ढाल पर नजरों का दिव्य प्रकाश कर, छुड़ा कर सबका पसीना वहां है तुझको पहुंचना। राह में तू ना बिखरना, लक्ष्य से तू ना विचलना, देखती है मंजिल तुझे, तू बस उसी की ओर चलना। पथ भी तुझे भटकाएगा, कुछ भी समझ ना आएगा, ईर्ष्या छल से सना पथ अनगिनत बाधाएं लाएगा। तब ही का नक्शा खोलकर खुद को उसी पर मोड़ कर, हार डर भय के धनुष से तीर सा तू बढ़ निकलना। राह से तू ना बिखरना, लक्ष्य से तू ना विचलना, देखती है मंजिल तुझे, तू बस उसी की ओर चलना। इन चीजों से आप ये तो समझ चुके हैं कि बहुत चैलेंजेस आते हैं और हर किसी की लाइफ में अलग अलग चैलेंजेस आते हैं। कोई किसी की आर्थिक दृष्टि से आते हैं, किसी की मानसिक दृष्टि से चैलेंजेस कोई फेस करता है। आपको बस यही करना है, सबसे उठकर आपको आगे बढ़ना है। मेरे साथ ऐसा होता था, मेरा एग्जाम अगले महीने है, मेरे घर वाले बीमार हो जाते थे 1 महीने पहले। मुझसे ज्यादा टेंशन शायद उन्हें हो जाती थी, पर उन चैलेंजेस को भी मैंने फेस किया और आगे बढ़ी। एक अंडर प्रेशर काम करने आपको वो चीजें सिखा देती हैं और जब आप उन्हीं चीजों से आगे बढ़ते हैं तो कॉन्फिडेंस खुद ही खुद बढ़ने लगता है कि हाँ, जब मैंने इस कंडीशन में रह के इतना कुछ किया है तो मैं डेफिनेटली थोड़ा और एफर्ट डालूं तो मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है। मैं आपसे कहूंगी, देखिए मेरा तो ऐसा था कि जब तक मेरे टॉपिक कंप्लीट नहीं होते थे मैं उठती नहीं थी। हेल्थ इश्यूज भी इसलिए हो गए थे मुझे। पर ये मैं आप देखिए, सिलेबस बहुत वास्ट है। आप नहीं कह सकते कि इतना को पढ़कर छोड़ दिया जाए। आप ये कर सकते हैं कि एक टारगेट बनाइए, मुझे इतनी देर में इसको खत्म करना है, और उसके बाद आप वो उसके लिए पढ़िए और जितना टाइम आपको लग रहा है आप पढ़िए उसके लिए। और ये चीज भी है, अगर आप उसमें टाइम दे रहे हैं, आप उसको इनपुट दे रहे हैं, तो आउटपुट भी बखूबी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बुक लेकर, नहीं मुझे 4 घंटे में खत्म करना, आपने बुक पलट पलट कर 4 घंटे में खत्म कर दी। नहीं, आप कंठस्थ कीजिए चीजों को, जो चीज, और रटना नहीं है, मैं पहले बता रही हूँ, समझ कर उन चीजों को याद कीजिए। और याद करना अगर किसी को मुश्किल हो रहा है तो आप लिख कर देखिए, लोगों से डिस्कशन कीजिए, बार बार आप उस टॉपिक के बारे में सोचिए कि हाँ क्या था, मैंने क्या पढ़ा था, और जो चीज आप पढ़ रहे हैं बकायदा उसका एक एक चीज पढ़िए उस चीज में। प्री में इस बार मेरा था 67। नहीं, एक्यूरेसी मेरी सही थी। एक दो क्वेश्चंस थे पर एक्यूरेसी सही थी। आपको प्री के लिए एक्यूरेसी बढ़ानी बहुत जरूरी है। हाँ सर, कहिए। हाँ पूछिए। हेलो, बदनावासी को हाँ सर। मैं हाँ, में 8 नंबर, 20 नंबर और 40 नंबर एक क्वेश्चन है। पैराग्राफ राइटिंग करें या पॉइंट ऑफ व्यू के लिए? आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। हेलो, हाँ, मैं मेंस में जो है 8 नंबर, 20 नंबर और 40 नंबर एक करते हैं, पॉइंट से लिखें या पैराग्राफ लिखें? सर हर क्वेश्चंस का अलग अलग है। जैसे आप कम शब्दों के क्वेश्चंस में आप पॉइंट्स अगर डालें तो जगह कभी कभी नहीं भी बचती है, और ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप कनेक्ट अच्छे से कर लेते हैं चीजों को तो आप पैराग्राफ में जाइए, अगर आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है तो। और अगर आपको सेंटेंस को कनेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप पॉइंट्स में लिखिए।
उससे और पॉइंट्स में लिखने का ये फायदा हो जाता है कि आपका चीजें अलग से स्पेसिफाई दिखती हैं। और पैराग्राफ में अगर आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है तो आपको पैराग्राफ में जाना चाहिए। एक समय ऐसा था, हम भी सामने बैठकर टॉपर्स को देखते थे और तब लगता था हमको भी एक दिन आना है मंच पे। अब मैं भी एक्सपेक्ट करती हूँ आप लोगों में से बहुत से लोग यहाँ से सेलेक्ट होंगे। एक चीज याद रखना, मतलब इस लाइन ने मुझे हमेशा प्रेरित किया और हमेशा, जैसा आपका क्वेश्चन था सर, कॉन्फिडेंस नहीं आता है। एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि ये लाइन, मंजिल तक तुम हौसला रखो, कभी सुना है अंधेरे ने सुबह न होने दिया। बस आप इस लाइन को मन में बिठा कर रखिए। अब नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पर मिलेगा जरूर। और बस सोचना नहीं है, उसके लिए काम करना है और वो चीज फिर जरूर मिलेगी आपको। हेलो हाँ मैम, OCR 1 से एक क्वेश्चन है। जैसे अभी आपने बताया कि आपने एमटेक भी किया है, तो एमटेक करना और मतलब पीजी कोर्स है वो, और जी। एक पीएससी की तैयारी भी करना, तो दोनों मैनेज करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मैनेज करने में। और मैंने भी अभी एमएससी का एग्जाम दिया है 3rd सेम का, अभी 3 दिन पहले ही। तो मुझे भी आगे प्रॉब्लम हो रही है दोनों को मैनेज करने में। अभी 1 महीने बाद पीएससी प्री का एग्जाम है। तो क्वेश्चन ये है मैम कि आपने कैसे मैनेज किया है दोनों? सर, जब मेरा एमटेक का मैंने फर्स्ट ईयर तो पूरा, मतलब फर्स्ट ईयर में कॉलेज जाती थी रेगुलरली, और सेकेंड ईयर में ऐसा था कि प्रोजेक्ट वर्क था हम लोग का, तो उस दौरान मुझे टाइम मिल जाता था पढ़ने के लिए। उस समय मैं सेल्फ स्टडी कर रही थी, फिर मैंने पटेल भी ज्वाइन किया। और अगर आपके लिए है तो मैं चाहूंगी कि अगर नजदीक है आपके एग्जाम तो आप पहले कर लीजिए और एग्जाम के लिए तैयारी कर लीजिए। उसके बाद आप जितना भी आपके पास खाली समय बचता है उसकी तैयारी के अलावा आप इसके लिए पढ़िए। ये सामने में ये आपका कहें तो मेन एग्जाम है, पोस्ट दिलाने वाला एग्जाम। और किसी से कुछ सवाल? कुछ आप लोग का अब टाइम बहुत कम है, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए। मैं आप लोगों सबको पहले से ही बधाई दे रही हूँ। आप सब में मैं एक डिप्टी कलेक्टर देखी हूँ, भले आज नहीं तो कल, पर बनोगे सब। और ये भरोसा आप खुद में रखिए और अच्छे से परफॉर्म कीजिएगा एग्जाम में। और कुछ भी डाउट हो, कभी भी कुछ भी लगे, आप लोग के साथ सर हैं, सबसे बड़े मार्गदर्शक, जो इतने लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, इतने लोगों को पोस्ट दिला रहे हैं। तो ये आप लोग की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चाहे वो पर्सनल प्रॉब्लम्स भी सर लोग से कभी डील करो तो उन लोग बकायदा आपको समझाते हैं कि हाँ चलो ऐसा किया जा सकता है। तो आप लोग डरिए मत, इतने अच्छे मार्गदर्शक के पास आप आए हैं, यूटिलाइज कीजिए इन चीजों को। चलिए फिर सबको ऑल दी बेस्ट, सब अच्छे से बनाइएगा पेपर। थैंक यू।